अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट चाइनीज टेक्सटाइल पार्क्स। और चाइना की एक कंपनी है रुई शेंदोंग ग्रुप। वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिला है और उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान के सूबा सिंध और पंजाब के अंदर जो है वो टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो बनाने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। टेक्सटाइल पार्क जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में टेक्सटाइल के थ्रू 5 अरब या $5 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। $5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। और जिससे ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा competitive हो जाएगा। और फर्स्ट फेज में ये पार्क इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेगा। और फिर दूसरे फेज में ये जाकर या लेटर फेजेस में जाकर ये $5 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा करेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ना सिर्फ ग्रो करेगी, बल्कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल लीडर भी बन सकता है टेक्सटाइल में। उसके अलावा अगर हम बात करें ये जो इस प्रोजेक्ट की चाइनीज सोलर पार्क की, तो ये जो चाइनीज सोलर पार्क है इससे एक्सपेक्टेड है कि ये 3 लाख से लेकर 5 लाख लोगों के लिए जो है वो जॉब्स भी क्रिएट करेगा। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.5 मिलियन जॉब्स जो है वो बनने के मिलने के चांसेस जो है वो या पैदा होने के चांसेस जो है वो मौजूद है। तो इसमें बहुत सारे लोकल वर्कर्स और पाकिस्तानियों के तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये जो सोलर पार्क हैं इनके अंदर बेटा जो तरीकाकार यूज किया जाएगा, इनको सोलर पावर या सोलर एनर्जी पर बिल्ड किया जाएगा। और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जीरो कार्बन एमिशन जो है वो उसको पाकिस्तान मीट करे, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छी खबर है। और इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी इन सोलर पार्क्स के अंदर ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंट हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करे। तो ये शो करता है कि चाइना के अंदर बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, या चाइनीज आर वेरी कमिटेड कि पाकिस्तान को सस्टेनेबल और मॉडर्नाइज्ड जो है वो इंडस्ट्री प्रोवाइड की जाए। अब इसमें जो रुई शिंदोंग चाइना ग्रुप से, चाइना की जो कंपनी है जो इस सोलर पार्क्स बनाने जा रही है, उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि 100 मेजर चाइनीज टेक्सटाइल कंपनी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। अब 100 टेक्सटाइल कंपनीज अगर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है। और इससे पाकिस्तान और चाइना के जो है वो ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। पहले भी बेहतर है लेकिन उनमें जो है वो मजीद जो है वो बेहतरी आएगी। अब इसकी टाइमलाइन क्या है? ये जो सोलर पार्क्स हैं इनको जो है वो इस साल के एंड पे जो है वो लॉन्च किया जाएगा और ये विद इन 3 इयर्स ये सोलर पार्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा इस सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो चाइना जो है वो प्लान कर रहा है कि लाहौर और कराची के अंदर होलसेल कमोडिटी सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे, जहां पर जो है होलसेल कमोडिटी सेंटर आप यूं समझ लें जैसे होलसेल का माल आप कहीं किसी स्टोरेज एरिया में या वेयर हाउस में रखवा देते हैं ताकि उसको छोटे बिजनेसेस और रिटेलर्स को खरीदना या उस तक अप्रोच करना या उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाए। इससे भी इकॉनमी जो है वो मजीद इंप्रूव होगी। सो अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट स्मूथली काम करता रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक वर्किंग ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ चाइना एक वर्किंग ग्रुप बनाएगी इस्लामाबाद में और बीजिंग के अंदर। और ये वर्किंग ग्रुप जो है वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि दोनों ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन चलता रहे। और ये जो आपके टेक्सटाइल पार्क्स हैं, इन ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली जो है वो अपने मंजिल तक पहुंचे। इसके लिए इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाने की भी बात की है, जो कि इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को जो है वो देखेंगे, मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने रुई शंदोंग के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जो है वो ये कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको बोलते हैं वो साइन भी कर ली हैं। और जो ये शो करते हैं कि ये दोनों ममालिक जो है वो अ, इन प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए कमिटेड है। ये तो हो गई ओवरऑल बात। अब थोड़ा सा इस एडिटोरियल के पॉइंट से भी हम बात कर लेते हैं कि इस एडिटोरियल में भी अप्रोक्सीमेटली यही वाली बातें ही की गई हैं।
अब इसमें थोड़ा सा जो है ना चीजें हम ऐड कर लेते हैं कि पाकिस्तान को करना क्या है। पाकिस्तान को एक तो अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। पाकिस्तान को कॉटन की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ताकि बेहतर कॉटन की वैरायटीज हासिल कर सके किए जा सके। पाकिस्तान को अपनी इरिगेशन की जो सिस्टम है, ये प्रैक्टिसेस है, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। फार्मर्स को इंसेंटिव देने की जरूरत है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉटन की तरफ जाएं। अभी तो वो शुगर केन की तरफ जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको इंसेंटिव से दिए जाएंगे तो वो फिर कॉटन की तरफ भी आएंगे। और इससे ये फायदा होगा कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं, इनके पास इनफ कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी हैं जिनको पाकिस्तान ने एड्रेस करना है, और वो क्या है आपके बेटा? वो है हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। और जो कि काफी ज्यादा बिजनेसेस के लिए सरदर्द बनी हुई है। और अगर आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है तो डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट को जो है वो टेररिज्म और आपके जो एक्सट्रीमिज्म जैसे इश्यूज हैं, इनको भी डील करने की जरूरत है। तो ये वो तमाम तरीके हैं जिससे ये सोलर पार्क जो है वो या सोलर पार्क का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो अपने मंजिल तक या अपने जो है वो मंतकी अंजाम तक जो है पहुंच सकता है। तो बेटा ये इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई थी। अब बेटा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये है हमारा पेजर्स एक्सप्लोजन इन लेबनान एंड इसराइली डिजिटल टेररिज्म। तो इसमें इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा पेजर्स के बारे में बता दूं कि पेजर्स होते क्या हैं। बेसिकली बेटा पेजर्स जो होते हैं ये स्मॉल पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, जिनको यूज किया जाता है मैसेजेस को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ये मोबाइल फोन आने से पहले जो है वो बड़ी जो है वो फेमस थी, और बड़ी जो है वो क्या कहते हैं कॉमन होती थी। लोग इनके जरिए जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो भेजा करते थे। और इस पे वीडियो कॉल्स या ऑडियो कॉल्स वगैरह तो नहीं हो सकती थी, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस के लिए जो है वो लोग इनको इस्तेमाल करते थे। अब पेजर्स जो है वो रेडियो सिग्नल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और और इसी के थ्रू जो है वो यूजर एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। अब बेसिकली बच्चे जो लोग यूजर क्यों इसको यूज क्यों करते हैं पेजर्स को? पेजर्स एक तो माजी में इनकी जो है वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, तो लोग पेजर्स के थ्रू ही शॉर्ट मैसेजेस भेजते थे। उसके अलावा ये सिंपल टू यूज हैं, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। बैटरी लाइफ इनकी मोबाइल फोन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, कई हफ्ते कई दिन तक ये चल जाती है। और बेसिकली इनको मोबाइल फोन सिग्नल्स की तरह ट्रैक करना भी आसान नहीं है, मतलब इनको ट्रैक किया जाना बहुत मुश्किल है। तो नॉर्मली इनको जो है वो लोग यूज़ करते हैं आजकल। खास वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें डर होता है कि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके, टेररिस्ट के पास भी होते हैं, कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इनका इस्तेमाल करती हैं। अब इनके बारे में बात क्यों की जा रही है? बेटा इनके बारे में बात इसलिए की जा रही है कि आपने आपने सुना होगा कि रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ पेजर्स जो लेबनान के अंदर एक्सप्लोड हुए हैं, उन्होंने जो है वो इस बात का कंसर्न शो किया है, या उनसे इस बात के जो है वो एक उम्मीद नजर आ रही है कि उम्मीद नजर आ रही है कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है। और इससे जो है वो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद बढ़ सकता है। अब इसमें हिजबुल्लाह जो है वो उन्होंने अपने अब इसकी थोड़ा सा मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि हिजबुल्लाह जो है वो मोबाइल फोन्स की बजाय पेजर्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि ये जो इसराइली हैकर्स है या इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो मोबाइल फोन्स को हैक कर सकती हैं, और जिससे जो है वो उनकी लोकेशंस को जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि माजी में ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिसमें बहुत सारे उनके मेंबर्स को ट्रैक किया गया है और उनको जो है वो मारा जा चुका है। और अब इसराइल जो है वो पेजर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इससे हिजबुल्लाह की जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज हैं वो मजीद वीक हो जाएगी। मतलब अब जो वो कम्युनिकेट करते थे थ्रू पेजर्स, अब जो है वो उसका इस्तेमाल भी शायद जो है वो
छोड़ देंगे या कम कर देंगे अगर कोई मिलिट्री एस्केलेशन होती है तो इनके दरमियान मजीद। अब इसमें इसराइल को एडवांटेज है क्योंकि उन्होंने जो है वो इस पेजर या डिजिटल टेररिज्म के थ्रू हिजबुल्लाह और हमास की जो रीजन में कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज है, उसको वीक कर दिया है। ये जो पेजर्स एक्सप्लोजन है इनके नतीजे में तकरीबन 2800 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और 9 लोग जो है वो उनकी जो है वो जान जा चुकी है। कुछ लोग तो जो इंजर्ड हुए हैं उनमें से कुछ की हालत जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सीरियस है। और लिबनान का हेल्थ केयर सिस्टम आपको पहले पता है वीक है, तो ये ब्लास्ट और इस तरह के जो पेजर्स के ब्लास्ट हो रहे हैं इससे जो है वो मजीद मामला जो है वो खराब होगा। और अगर इसी तरीके से जो है वो इसराइल के हमले जो है वो जारी रहे पेजेस के ऊपर, तो इसराइल जो लिबनान का हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो है वो जख्मियों की और मरने वालों की जो है वो भरमार हो जाएगी और फिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि इन पेजर्स के अंदर ये पेजर्स ब्लास्ट कैसे कर रहे हैं या इनके अंदर जो है धमाका कैसे हो रहा है, या तो बेसिकली ये जो पेजर्स हैं इनके अंदर एक्सप्लोसिव जो है वो मटेरियल उसको फिट कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसराइली जो एजेंट्स हैं उन्होंने किसी भी तरीके से जो है वो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव जो है वो इन डिवाइसेस के अंदर जो है वो फिट कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, और विदाउट बीइंग नोटिस, मतलब पता भी चलने नहीं दिया। और जब कोई खास कोड जो है वो इस पेजर को भेजा जाएगा तो एक्सप्लोसिव जो है वो क्या होंगे, फट जाएंगे। वो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो फट जाएगा और जिससे जो है वो लोगों की फिर जान जाएगी या जो भी नुकसान होगा वो सबके सामने होगा। और ये तभी होगा जब उनको जो है वो स्पेसिफिक कोई सिग्नल जो है वो रिसीव होगा। अब ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेडली काम किया गया है और इसके बारे में हिजबुल्लाह को जो है बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सका। इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो इस तरह के अटैक के लिए जो है वो ब्लेम की जाती है। और वो माजी में भी इस तरह के जो है वो काम कर चुके हैं। उन्होंने टेलीफोन के जरिए, मोबाइल फोन्स के जरिए काफी लोगों को जो है वो इस तरह मारा है। तो इसमें इसराइल का हाथ ही नजर आता है और मोसाद इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उन्होंने इसराइल की गवर्नमेंट या मोसाद ने जो है वो ऑफिशियली जो है वो क्लेम नहीं किया इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हाँ, इस इन एक्सप्लोजन होने से पहले इसराइल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो ये लेबनान के साथ जो इसराइल का बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर ये ब्लास्ट जो है वो शुरू हो गए। और ये बेसिकली इसराइल की लार्जर स्ट्रेटेजी थी कि रीजन में जो हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी उसको वीक किया जाए और हिजबुल्लाह को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसराइल पहले भी एडवांस टेक्निक्स के जरिए हमास और ईरान के टारगेट लोगों को टारगेट कर चुका है, हमास को टारगेट कर चुका है, हिजबुल्लाह को अब टारगेट कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो माजी में भी इस तरह के काम करती रही है। उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं इस हमास के जो लीडर हैं उनकी ईरान में असैसिनेशन इस्माइल हानिया की वो की। उसके अलावा 1970s के अंदर ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड के नाम से जो है वो इसराइल की एजेंसी ने कंडक्ट किया था, जहां पर उन्होंने 11 इसराइली एथलीट्स के जो म्यूनिक ओलंपिक्स में जिनको मारा गया था उनका बदला लेने के लिए टेलीफोन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। तो उसके अलावा इन्होंने हमास का एक बॉम्ब एक्सपर्ट था उसको भी टेली मोबाइल फोन धमाके के अंदर मार दिया था, और ये रिसेंट का ही वाकया है। तो इसराइल जो है वो टेक्नोलॉजी को एज ए वेपन्स के तौर पे यूज कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि माजी में भी इसराइल यूज करता रहा, तो ये इसराइल का जो है वो डिजिटल टेररिज्म है। अब अगर एडिटोरियल के इस पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो भी इसी चीज के ऊपर जो है वो बात कर रहा है कि अगर ये जो डिजिटल टेररिज्म है इसको कंट्रोल ना किया और ये कंटिन्यू रहा तो फिर ये मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा बल्कि फिर पूरी दुनिया में फैलेगा और लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जो है वो यकीन करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि या तो ये एक्सप्लोर कर देंगे या उनके ऊपर जो है वो नजर रखी जा रही है। और टेररिस्ट भी इस मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फिर मजीद लोगों की जो है वो
जानों को खतरे में डालने वाली बात है। अब ग्लोबल साइलेंस और हिपोक्रेसी हमें नजर आती है अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका जो है वो, जो कि ओपनली जो है वो इसराइल को सपोर्ट करता है, उन्होंने कहा है कि हमें पता ही नहीं है कि ये जो है वो इस तरह का कोई अटैक भी हुआ है। और उन्हें नहीं लगता कि इसराइल इस किस्म की एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है। जबकि इसराइल जो है वो किसी भी हद तक जो है वो जाने को तैयार है लेबनान के अंदर और गजा के अंदर। अब हिपोक्रेसी मुसलमान ममालिक की भी नजर आती है कि किसी मुसलमान मुल्क ने इसके ऊपर बात नहीं की, और इसराइल जो करता जा रहा है उसको जो है वो किसी किस्म की जो है वो उसको अब सिंपली कह सकते हैं कि इसराइल एक्शंस विल गो और आर गोइंग अनचेक्ड। अब डिजिटल टेररिज्म, ये समझने की जरूरत है दुनिया को कि सिर्फ लिबनान तक या इसराइल और लिबनान के दरमियान इसी में सीमित नहीं रहेगा या उनके दरमियान ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत सारे ममालिक के अंदर फैली, इसी तरह डिजिटल टेररिज्म भी फैलेगा। और दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है लोगों की मदद करने के लिए, और इसराइल जो है वो लोगों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है ग्लोबल कम्युनिटी को, और उन्हें जो है वो इस एक्ट को रोकने की जरूरत है, इस एक्ट ऑफ डिजिटल एक्ट ऑफ वॉरफेयर। और अगर यूएस और उसके अलाइज ये चाहते हैं कि डिजिटल टेररिज्म को रोका जाए, तो उन्हें फौरी तौर पे जो है वो इसराइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराना होगा डिजिटल टेररिज्म का, जो वो जेनोसाइड लेबनान में और गजा में जो है वो कर रहा है फलस्तीनियों का। उसके लिए जो है उसको जिम्मेदार ठहराना होगा, तभी जाकर जो है वो इसराइल अपने एक्शन से रोक सकता है। लेकिन जाहिरी तौर पे अमेरिका जो है वो तो बिल्कुल ही गूंगा बहरा हो गया, और उसे पता ही नहीं है कि इसराइल जैसा कुछ कर रहा है। तो जाहिरी तौर पे लगता है कि इसराइल के इस एक्शन को भी बाकी एक्शन की तरह जो है इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, ठीक नहीं है, तो उस वजह से शायद आपको जो है वो आज मेरी आवाज़ सही तरीके से समझ ना आ रही हो, या थोड़ी सी डाउन लग रही हो। बट उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ आया हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है वो कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर है। रिसेंटली जो है वो कराची के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। और ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली, इस प्रोजेक्ट के अंदर 26 सॉरी सॉरी कराची के अंदर जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो मुख्तलिफ एरियाज की जाएगी। मतलब लाइव कैमरास के जरिए जो है वो सिटी को मॉनिटर किया जाएगा। 43 पोल कैमरास जो है वो उनको इंस्टॉल किया जा चुका है। और ये कैमरा जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस सीपीओ ऑफिस में जो है वो, या सीपीओ को जो है वो लाइव फुटेजेस भेजेंगे, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो सिटी की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट का मतलब मकसद क्या है? इस प्रोजेक्ट का मकसद है कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम को जो है वो रिड्यूस करना, और कराची के शहरियों के लिए जो है वो सिटी को महफूज बनाना है। और इसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसमें कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे, और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट्स बनाई जाएंगी, जो कि कराची की सिक्योरिटी को बड़ा इंप्रूव करने में मदद करेंगे, और कराची के अंदर जो है वो क्राइम रेट को कम करने में मदद करेंगे। उसके अलावा कराची, जैसे आपको पता ही बेटा कि 20 मिलियन पीपल का जो है वो सिटी है, जो कि क्राइम पर्टिकुलरली स्ट्रीट क्राइम, टेररिज्म और दूसरे सोशल प्रॉब्लम से जो है वो लड़ रहा है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो रियल टाइम सर्वेलेंस जो प्रोवाइड करेगा, यानी कि लाइव फुटेजेस जो प्रोवाइड करेगा, उससे क्रिमिनल्स को पकड़ने में और क्राइम को डिस्करेज करने में जो है वो मदद मिलेगी। अब इसके रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब मजे की बात यह है कि चैलेंजेस वो हैं जो लोगों मतलब ये प्रोजेक्ट लोगों की भलाई के लिए यूज हो रहा है, और इसमें चैलेंजेस भी लोगों की तरफ से आ रहे हैं। कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारे प्राइवेसी कंसर्न्स जो है उनका, हमें जो है वो अपने प्राइवेसी कंसर्न्स है कि कैमरा जो है वो हमारी प्राइवेसी को इन्वेट करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट जो है वो आपकी बेहतरी के लिए लगा रही, तो थोड़ी बहुत अगर प्राइवेसी खराब भी होगी तो क्या हो गया। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को इंश्योर करे, या लोगों को अश्योरेंस दे के ये जो सिस्टम है ये उनकी सिक्योरिटी के लिए है, उनकी प्राइवेसी को जो है वो इन्वेट करने के लिए नहीं है। और दूसरा, इस सिस्टम को मेंटेन करके रखना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होगा, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि चीज़ों को वैसे ही खराब हालत में छोड़ दिया जाता है। कैमरास लगे तो होते बट वो काम नहीं कर रहे होते। तो उसको जो है वो इस बात को इंश्योर करना है कि वो कैमरास की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ये जो सिस्टम है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ताकि सिस्टम स्मूथली चलता रहे। अदरवाइज ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है तो मेक कराची अ सेफर सिटी टू लिव इन, क्योंकि आपको पता ही है कि कराची दुनिया में दूसरा खतरनाक सिटी है फॉर टूरिस्ट।
या मतलब क्राइम के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे जो है वो वेनेजुएला का कैपिटल आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये कराची के लोगों की जिंदगियों को सेफ बनाएगा, कराची को सेफ बनाने में मदद करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो काफी हद तक बेहतर चीज है। तो बेटा ये आज के कुछ एडिटोरियल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह जो है वो कल कुछ और एडिटोरियल्स के साथ आपके साथ जो है वो बात होगी। हाँ, एक और चीज, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कुछ मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप गौर से सुनिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और उस पर जो है वो आजकल क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो एक टसल चल रही है। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा आप।